आज जितनी बार लाइट जा रही है और जितनी बार हमें वीडियो को मतलब बार बार उसमें पॉज हो रहा है, बार बार रुक रहा है, तो ये बातें, इससे जाहिर है कि स्वाधीनता हमें कितनी मुश्किल से मिली होगी। कोई मतलब आसान काम नहीं है। स्वाधीनता बड़े बहुत मतलब लोगों ने बहुत संघर्ष के बाद, बहुत परेशानी के बाद हमने स्वाधीनता पाई है। तो आज स्वाधीनता दिवस है, 15 अगस्त 2021, हीरक जयंती। तो आज सब लोगों को विशेष शुभकामनाएं। एक सज्जन या सजनी आए हैं, उनको नमस्ते जो भी हैं। और ये मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बत्ती जाने की वजह से बार बार तो पावर जाने, जिसको बत्ती नहीं कहना चाहिए, लाइट भी नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए पावर जाने की वजह से बार बार परेशानी हो रही है। और पावर तो किसी की भी मतलब आजकल जनता के पावर की क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। आज जो कहानी मैंने आप लोगों के लिए चुनी है उसका नाम है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है, भगवती चरण वर्मा ने, जिनका जन्म 1903 में हुआ था और जिन्होंने अच्छे मतलब जब वो बहुत चेतना संपन्न आयु में उन्होंने पूरा स्वाधीनता आंदोलन देखा होगा, उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई आज सामने खड़ा होकर के ये कहानी हमें सुना रहा है। और ख़ास तौर से इसके हीरो जी जब बात करेंगे तो लगेगा जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बात हो रही है। सच बात है। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, अनेक कहानियाँ लिखी, जिसमें से महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उनकी इंस्टॉलमेंट, दो बांके, प्रायश्चित और वसीयत। और जो उपन्यास लिखे हैं वो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, उसमें से उन पर बनी हुई कुछ फिल्में भी देखी होंगी। उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, रेखा, टेढ़े मेरे रास्ते, सब ही नचावत, राम गुसाई आदि। तो अच्छा, बहुत ज़्यादा विपुल मात्रा में उन्होंने लिखा। और आज की कहानी है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। बिटवीन द लाइन्स ज़रूर सुनिएगा। जो पढ़ा जा रहा है उससे आगे लक्षणा और उसके भी आगे व्यंजना, इस कहानी का मुख्य लक्ष्य हम तक व्यंजित होगा। वो सीधी सीधी कहानी नहीं कही जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से उन्होंने कहानी लिखी है। तो हम पढ़ें। और आज मैं पढ़ रही हूँ मतलब लैपटॉप से, तो थोड़ी सी मेरा चेहरा भी इस तरह से रहेगा। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, भगवती चरण वर्मा। हीरो जी को आप नहीं जानते और यह दुर्भाग्य की बात है। इसका यह अर्थ नहीं कि केवल आपका दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य हीरो जी का नहीं है, कारण वह बड़ा सीधा साधा है। यदि आपका हीरो जी से परिचय हो जाए तो आप निश्चय समझ लें कि आपका संसार एक बहुत बड़े विद्वान से, संसार के एक बहुत बड़े विद्वान से आपका परिचय हो गया। हीरो जी को जानने वालों में अधिकांश का मत है कि हीरो जी पहले जन्म में विक्रमादित्य के नवरत्नों, सीधे अतीत, अकबर के नहीं, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अवश्य रहे होंगे और अपने किसी पाप के कारण उनको इस जन्म में हीरो जी की योनि प्राप्त हुई। अगर हीरो जी का आपसे परिचय हो जाए तो आप यह समझ लीजिए कि उन्हें एक मनुष्य अधिक मिल गया जो उन्हें अपने शौक में प्रसन्नतापूर्वक एक हिस्सा दे सके। हीरो जी ने दुनिया देखी। यहाँ यह जान लेना ठीक होगा कि हीरो जी की दुनिया मौज और मस्ती की ही बनी है। शराबियों के साथ बैठकर उन्होंने शराब की बाजी लगाई है और हरदम जीते हैं। अफीम के आदी हैं, पर अगर मिल जाए तो इतनी खा लेते हैं जितनी से एक खानदान का खानदान स्वर्ग या नरक की यात्रा कर सके। भंग पीते हैं तो तब तक जब तक उनका पेट ना भर जाए। चरस और गांजे के लोभ में साधु बनते बनते रह गए। एक बार एक आदमी ने उन्हें संख्या खिला दिया। संख्या माने आर्सेनिक, समझ रहे ना, आर्सेनिक खिला दिया, इस आशा से कि संसार एक पापी के भार से मुक्त हो जाएगा। पर दूसरे ही दिन हीरो जी उसके यहाँ पहुंचे। हंसते हुए उन्होंने कहा, यार कल का नशा नशा था,
राम दुहाई, अगर आज भी वह नशा करवा देते तो तुम्हें आशीर्वाद देता। लेकिन अफसोस, उस आदमी के पास उस दिन सखिया था ही नहीं। अब क्या किया जाए। हीरो जी के दर्शन प्रायः चाय की दुकान पर हुआ करते हैं। जो पहुंचता है वह हीरो जी को एक प्याला चाय का अवश्य पिलाता है। उस दिन जब हम लोग चाय पीने पहुंचे तो हीरो जी एक कोने में आंखें बंद किए, रघुना को याद करेंगे एकदम सच्ची, आंखें बंद किए हुए ध्यान लगाए पड़े थे। हम लोगों में बातें शुरू हो गई और हरिजन आंदोलन से घूमते फिरते बात आ पहुंची दानवराज बलि पर। हम केरल पहुंच गए, समझ लीजिए। पंडित गोवर्धन शास्त्री ने ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में धरते हुए कहा, भाई यह तो कलयुग है, न किसी में दीन है न ईमान। कौड़ी कौड़ी पर लोग बेईमानी करने लगे हैं। अरे अब तो लिखकर भी लोग मुकर जाते हैं। एक युग था जब दानव तक अपने वचन निभाते थे। सुरों और नरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। दानवराज बलि ने वचनबद्ध होकर सारी पृथ्वी दान कर दी। पृथ्वी काहे को, स्वयं को भी तो दान कर दिया था उन्होंने। हीरो जी चौंक उठे। क्या बात है, जरा फिर से तो कहना। सब लोग हीरो जी की तरफ घूम पड़े। कोई नई बात सुनने को मिलेगी, इस आशा से मनोहर ने शास्त्री जी के शब्दों को दोहराने का कष्ट उठाया। हीरो जी, ये गोवर्धन शास्त्री जो हैं सो कह रहे हैं कि कलयुग में धर्म कर्म का सब लोप हो गया है। त्रेता में तो दैत्यराज बलि तक ने अपना सब कुछ केवल वचनबद्ध होकर के दान कर दिया था। हीरो जी हंस पड़े। हंस नहीं था उनमें। हाँ, तो यह गोवर्धन शास्त्री कहने वाले हुए और तुम लोग सुनने वाले। ठीक ही है, लेकिन हमसे सुनो। यह जो कह रहे हैं ना त्रेता की बात, अरे तब तो अकेले बलि ने ऐसा कर दिखाया। लेकिन मैं कहता हूँ कलयुग की बात, त्रेता वैता की नहीं। त्रेता द्वापर तो दूर हुए, कलयुग की बात बताता हूँ। कलयुग में तो एक आदमी की कही हुई बात को उसकी 7-8 पीढ़ी तक निभाती गई, और यद्यपि वह पीढ़ी खुद नष्ट हो गई। अरे पीढ़ी क्या, सबके सब नष्ट हो गए, अधिकांश उनमें से, लेकिन उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। हीरो जी की बात समझ में नहीं आई। पूछना पड़ा, हीरो जी, कलयुग में किसने इस प्रकार से अपने वचनों का पालन किया है? लौंडे हो ना, हीरो जी ने मुंह बनाते हुए कहा। जानते हो मुगलों की सल्तनत कैसे गई? हाँ, अंग्रेजों ने उनसे छीन ली। तभी तो कहता हूं कि तुम लोग लौंडे हो, स्कूली किताबों को रट रट कर बन गए हो पढ़े लिखे आदमी। अरे मुगलों ने अपनी सल्तनत अंग्रेजों को बख्श दी थी। हीरो जी ने ये कौन सा नया इतिहास बताया? उनको पता नहीं था। आजकल तो रोज रोज नए इतिहास गढ़े जा रहे हैं। समझ में आई ना आप लोगों को? लेकिन उसके बावजूद ये तो कहना ही पड़ेगा कि लेखक वेखक में कोई दिव्य दृष्टि जरूर हुआ करती है। आगे सुनो, हीरो जी ने कौन सा नया इतिहास बनाया? आंखें कुछ अधिक खुल गईं, कान खड़े हो गए। मैंने कहा, सो कैसे? अच्छा तो फिर सुनो। हीरो जी ने आरंभ किया। फिर इधर उधर देखा तो एक लड़का जाकर के दौड़ करके चाय ले आया और उनके सामने धर दिया। तो उन्होंने चाय की घूंट भरी। जानते हो, शहंशाह शाहजहां की लड़की शहजादी रोशन आरा एक दफ़े बीमार पड़ी थी। रोशन आरा का नाम तो सुना है तुमने? अरे भाई, वो शहंशाह की बड़ी बेटी थी। हाँ हाँ, वही जिसने औरंगजेब का साथ दिया था, वही वाली। बड़ी प्यारी लड़की थी रोशन आरा और मुमताज़ महल। रोशन आरा शाहजहां और मुमताज़ महल की। तो सुनो उसकी कहानी। बात यहीं से शुरू होती है। शाहजहां की लड़की शहजादी रोशन आरा एक दफ़े बीमार पड़ी थी और उसे एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने अच्छा किया था। उस डॉक्टर को शहंशाह शाहजहां ने हिंदुस्तान में तिजारत करने यानी व्यापार करने के लिए कलकत्ते में कोठी बनाने की इजाज़त दे दी। हाँ, यह तो हम लोगों ने पढ़ा है।
लेकिन असल बात यह है कि शहजादी रोशन आरा, वही शहंशाह शाहजहाँ की बेटी, वही शहजादी रोशन आरा एक दफ़े जल गई। अधिक नहीं जली थी, अरे हाथ में थोड़ा सा जल गई थी, लेकिन जल तो गई थी। और भी कौन? शहजादी। बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, इलाज किया गया, लेकिन शहजादी को कोई अच्छा न कर सका। सच्ची कोई अच्छा न कर सका। और शहजादी को भला कौन अच्छा कर सकता है बताओ? वह शहजादी थी ना, सब लोग लगाते थे लेप, लेप लगाने से होती थी जलन, और तुरंत शहजादी धुलवा डालती थी अपने हाथ। भला शहजादी को रोकने वाला कौन था? अब शहंशाह सलामत को फिक्र हुई, लेकिन शहजादी अच्छी हो तो कैसे? वहाँ तो दवा असर करने ही ना आती थी। हाँ, उन्हीं दिनों एक अंग्रेज घूमता घामता दिल्ली आया। दुनिया देखे हुए था, घाट घाट का पानी पिए हुए था, पूरा का पूरा चालाक और मक्कार एकदम। उसको शहजादी की बीमारी की खबर लग गई। भैया आप सब लोग जनता तो बात करेगी ना कि हमारी शहजादी बीमार हो गई, और कोई भी वैद्य उसको चंगा नहीं कर पा रहा है। पता नहीं ऐसी क्या बीमारी हो गई। अरे नौकरों को घूस देकर उसने पूरा हाल दरियाफ्त कर लिया। उसे मालूम हुआ कि शहजादी जलन की वजह से दवा धुलवा डालती है। सीधे शहंशाह सलामत अल्लाह के पास पहुंचा। डॉक्टर हूँ मैं। शहजादी का इलाज उसने हाथ में ले लिया। उसने शहजादी के हाथ में एक दवा लगाई। अंग्रेज सभ्य बन करके, सुंदर बन करके, कोट डाल करके, और मुस्कुराता हुआ उसने, आप तो जानती हैं अंग्रेजों को कितने मतलब कायदे से बात करते हैं, बड़े प्यार से उसने दवा लगाई। उस दवा से जलन होना तो दूर रहा, उल्टे जले हुए हाथ को ठंडक पहुंची। अब भला शहजादी उस दवा को क्यों धुलवाती? भाई उस दवा को तो बार बार लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि उससे ठंडक पहुंचती है, हाथ अच्छा हो गया। जानते हो वह दवा क्या थी? हम लोगों की ओर भेद भरी दृष्टि डालते हुए हीरोजी ने पूछा। भाई अब हम दवा के बारे में क्या जाने, कृष्णानंद ने भर्राए से आवाज में कहा, लेकिन खुश हो रहा था कि शहजादी का हाथ चंगा हो गया। तभी तो कहते हैं इतना पढ़ लिख कर भी तुम्हें तमीज ना आई। अरे दवा थी वेसलिन, वही वेसलिन जिसका आज घर घर में प्रचार है। वेसलिन? लेकिन बस वेसलिन तो दवा होती ही नहीं, मनोहर ने कहा। हीरो जी संभल के बैठ गए। फिर बोले, कौन कहता है कि वेसलिन दवा होती है? कहा क्या मैंने? अरे उसने हाथ में लगा दी वेसलिन और घाव अपने आप ही ठीक हो गया। वह अंग्रेज बन बैठा डॉक्टर, और उसका नाम मशहूर हो गया। शहंशाह शाहजहां बड़े प्रसन्न हुए। अब शहंशाह थे भैया। उन्होंने उस फिरंगी डॉक्टर से कहा, मांगो। अब राजा दशरथ ने भी मांगने को कहा। अब शहंशाह तो कहेंगे ही भाई, ये तो परंपरा है राजाओं की, मांगो। उस फिरंगी ने कहा, हुजूर मैं इस दवा को हिंदुस्तान में राइज करना चाहता हूँ, इसलिए हुजूर मुझे हिंदुस्तान में तिजारत करने की इजाज़त दे। बादशाह सलामत ने जब यह सुना कि डॉक्टर हिंदुस्तान में इस दवा का प्रचार करना चाहता है तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मंजूर, बस इतनी सी बात, अरे कुछ और मांगो। बादशाह के सामने खड़े हो। तब उस चालाक डॉक्टर ने, जानते हो क्या मांगा? सब लोग ऐसे बैठ गए चुपचाप, पता नहीं क्या मांगा। मैं भी जब पढ़ रही थी तो ऐसे बैठ गई कि पता नहीं क्या मांगा। उसने कहा, हुजूर मैं एक तंबू तानना चाहता हूँ। क्या? बादशाह ने अपने कान खुजाए, सिर खुजाया। क्या कहा? मैं एक तंबू जानते हैं ना, तंबू तानना चाहता हूँ। नीचे जिसके नीचे इस दवा के पीपे इकट्ठे किए जाएंगे। जनापनाह यह फरमा दें कि उस तंबू के नीचे जितनी ज़मीन आवेगी वह जनापनाह ने फिरंगियों को बख्श दी। शाहजहां शहंशाह तो थे, लेकिन भारत के शहंशाह थे। उन्होंने घाट घाट का पानी ही नहीं पिया था। बेचारे भोले भाले सीधे आदमी। उन्होंने सोचा तंबू के नीचे भला कितनी जगह आएगी। यही बात उस बली ने भी सोची थी।
इतना छोटा सा वामन कितनी ज़मीन लेगा 3 डग में? पता चला पाताल लोक जाना पड़ा। अब हम भी पाताल ही चले गए। उन्होंने कह दिया मंजूर। अब बादशाह सलामत मंजूर कहे तो ऐसे कर दे तो लगे कि सारी दुनिया ही उन्होंने दे डाली। और बादशाह सलामत कोई सीधे साधे तो बोलेंगे नहीं, उन्होंने हाथ ही बढ़ा के कहा होगा मंजूर मंजूर, इस तरह से कुछ कहा होगा। चलिए, हाँ तो शाहजहाँ थे सीधे साधे आदमी, छल कपट आता न था, और वह अंग्रेज था दुनिया देखे हुए 7 समुंदर पार करके हिंदुस्तान आया था। तुरंत ही पहुंचा विलायत। वहाँ उसने बनवाया एक तंबू। खास बात यह थी कि वह तंबू रबड़ का बना हुआ था। बहुत बड़ा तंबू बनवाया और जहाज पर तंबू लगवा कर चल दिया हिंदुस्तान। कलकत्ते में उसने वह तंबू लगवा दिया। आपको पता है कलकत्ते में किसने दी थी परमिशन? शाह सुजा, शाहजहाँ के बेटे ने। औरंगजेब से बड़ा था और वहाँ का गवर्नर था, उसने दी थी परमिशन, और वो दी थी 1733 में। तो चलिए आगे सुने। वह तंबू इतना ऊंचा था कि इसका अंदाजा तक आप नहीं लगा सकते। उस तंबू का रंग नीला था। कुछ याद आया? ईस्ट इंडिया कंपनी याद आई कि नहीं आई? तो जनाब वह तंबू लगा कलकत्ते में, और विलायत से पीपे पर पीपे लद लद के आने लगे। उन पीपों में वैसलीन की जगह भरा था एक एक अंग्रेज जवान बंदूक और तलवार के साथ। सब पीपे तंबू के नीचे रखवा दिए। जैसे जैसे पीपे जमीन घेरने लगे वैसे वैसे तंबू को बढ़ा बढ़ा करके जमीन घेर ली गई। तंबू तो रबड़ का था ना, जितना बढ़ाया बढ़ गया। अब जनाब तंबू पहुंचा प्लासी। कहाँ तक पहुंच गया तंबू? प्लासी। और हम जानते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय गवर्नर जनरल, और सिराजुद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध किया था। हम इस बात को जानते हैं। तो समझिए क्या हुआ था। तुम लोगों ने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध हुआ था, हम सब ने पढ़ा। खैर अब हम जाने कि हमारे हीरो जी क्या हमें समझा रहे हैं। अरे सब झूठ है। असल में तंबू बढ़ते बढ़ते प्लासी पहुंचा था, और उस वक्त मुगल बादशाह का हरकारा दौड़ा था दिल्ली। बस यह कह दिया गया कि प्लासी की लड़ाई हुई। जी हाँ, उस वक्त दिल्ली में शहंशाह शाहजहाँ की 3री या 4थी पीढ़ी सल्तनत कर रही थी। हरकारा जब दिल्ली पहुंचा उस वक्त बादशाह सलामत की सवारी निकल रही थी। हरकारा घबराया हुआ था। वह इन फिरंगियों की चालों से हैरान था। उसने मौका देखा ना महल, वही सड़क पर खड़े होकर के चिल्लाने लगा, जहाँ पनाह गजब हो गया, जहाँ पनाह गजब हो गया। ये बदतमीज फिरंगी अपना तंबू पलासी तक खींच लाए हैं, और चूंकि कलकत्ते से पलासी तक की जमीन अब तंबू के नीचे आ गई है, इसलिए इन फिरंगियों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जो इनको मना किया तो इन बदतमीजों ने शाही फरमान दिखा दिया। बादशाह सलामत की सवारी रुक गई। उन्हें बुलाया। उन्होंने हरकारे से कहा, मियाँ हरकारे, मैं कर ही क्या सकता हूँ? जहाँ तक फिरंगियों का तंबू घिर जाए वहाँ तक की जगह उनकी हो गई। हमारे बुजुर्ग यह कह करके गए हैं। बेचारा हरकारा अपना सा मुँह लेकर रह गया और लौट गया। हरकारा लौटा और एक फिरंगिया का तंबू और बढ़ा। अभी तक तो आते थे पीपों में आदमी, अब आने लगे तरह तरह का सामान। हिंदुस्तान का व्यापार है फिरंगियों ने अपने हाथ ले लिया। तंबू बढ़ता ही रहा और पहुंच गया बक्सर। 1764 उस समय शाह आलम द्वितीय ने लड़ाई लड़ी थी। अवध के जो राजा थे उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। लेकिन अब सोचिए क्या हुआ। इधर तंबू बढ़ा और उधर लोगों की घबराहट। यह जो किताबों में लिखा है ना कि बक्सर की लड़ाई हुई थी, यह गलत है भाई, बिल्कुल गलत। जब तंबू बक्सर पहुंचा फिर हरकारा दौड़ा। अब जरा बादशाह सलामत के पास सुनिए। वह जनाब दीवान खास में तशरीफ रख रहे थे। उनके सामने सैकड़ों बल्कि हजारों मुसाहब बैठे थे। बादशाह सलामत हुक्का गुड़गुड़ा रहा था करके। सामने एक साहब जो शायद शायर थे कुछ गा कर पढ़ रहे थे।
कुछ साहब गला फाड़ फाड़ कर वाह वाह कर रहे थे, समझ रहे हैं आप, वाह वाह कर रहे थे। कुछ लोग तीतर और बटेर लगा रहे थे। हरकारा जो पहुंचा तो सब बंद हो गया। बादशाह सलामत ने पूछा, मियाँ हरकारे क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? हंसते हुए हरकारे ने कहा, जनाब इन बदसात भिरंगियों ने अंधेर मचा रखा है, अब अपना तंबू बक्सर तक खींच रहे हैं। बादशाह सलामत को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने मुसाहबों से पूछा, क्यों हरकारा कहता है कि फिरंगी अपना तंबू कलकत्ते से बक्सर तक खींच लाए, यह कैसे मुमकिन है? इस पर एक मुसाहब ने कहा, जनाबना ये फिरंगी जादू जानते हैं। दूसरे ने कहा, जनाबना इन फिरंगियों ने जिन्नात पाल रखे हैं, जिन्नात सब कुछ कर सकते हैं। बादशाह सलामत की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने हरकारे से कहा, क्यों हरकारे तुम बतलाओ यह तंबू किस तरह बढ़ाया? हरकार ने समझाया कि तंबू रबड़ का है जनाब। इस पर बादशाह सलामत बड़े खुश हुए। रबड़ का है? उन्होंने कहा, ये फिरंगी बड़े चालाक हैं, पूरे अकल के पुतले हैं, देखो रबड़ का तंबू बनवा दिया। इस पर बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और फिर खुशी खुशी बोले, तो भाई क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? इतने अकल के पुतले लोगों से क्या करना चाहिए? तो मुसाहबों ने कहा, इसमें क्या शक है, जनापनाह बजा फरमाते हैं। बादशाह सलामत मुस्कुराए, अरे भाई किसी चौबदार को भेजो जो इन फिरंगियों के सरदार को बुला लावे, मैं उसे खिला दे दूंगा। सब मुसाहब कर सोचे, वल्लाह वल्लाह जनापनाह एक दरिया दिल है, एक फिरंगी सरदार को जरूर खिलात देनी चाहिए। हरकारा घबराया, वह आया था शिकायत करने, यहाँ बादशाह सलामत फिरंगी सरकार को खिलात देने पर आमदा था। वह चिल्ला उठा, जनापनाह इन फिरंगियों ने जनापनाह की सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तंबू के नीचे कर लिया है और उस पर कब्जा जमा लिया है। जनापनाह ये फिरंगी जनापनाह की सल्तनत छीनने की फिराक में है, उसी को पर आमदा दिखाई पड़ते हैं। मुसाहब चिल्ला उठे, ये ऐसा गजब। बादशाह सलामत की मुस्कुराहट गायब हो गई। थोड़ी देर तक सोच कर उन्होंने कहा, मैं कर ही क्या सकता हूँ, हमारे बुजुर्ग इन फिरंगियों को उतनी जगह दे गए हैं जितनी तंबू के नीचे आ सके, भला उसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ। हाँ, फिरंगी सरदार को खिलाती दूँगा, ये सही, यानी कुछ इनाम नहीं दूंगा। इतना कहकर बादशाह सलामत फिरंगियों की चालाकी अपनी बेगमात से बतलाने के लिए हरम के अंदर चले गए। हरकारा बेचारा चुपचाप लौट गया। जनाब उस तंबू ने बढ़ना जारी रखा। चाय का एक और कप आ गया था, उस प्याले को पीते हुए हमारे हीरो जी बोले, एक दिन क्या देखते हैं कि विश्वनाथपुरी काशी के ऊपर वह तंबू तन गया। अब लोगों में फिर से भगदड़ मच गई। उन दिनों राजा चेत सिंह बनारस की देखभाल करते थे। उन्होंने उसी वक्त बादशाह सलामत के पास हरकारा पहुंचाया। वह दीवान खास में हाजिर किया गया। हरकारे ने बादशाह सलामत से अर्ज की कि वह तंबू बनारस पहुंच गया है और तेजी के साथ दिल्ली की तरफ आ रहा है। बादशाह सलामत चौंक उठे। उन्होंने हरकारे से कहा, तो मियाँ हरकारे तुम ही बतलाओ क्या किया जाए। वहाँ बैठे हुए दो एक उमराओं ने कहा, जनाब जहाँपनाह एक बड़ी फौज भेजकर इन फिरंगियों का तंबू अब छोटा करवा दिया जाए और कलकत्ते वापस भेज दिया जाए। हम लोग जाकर के लड़ने को भी तैयार हैं। जहाँपनाह का हुक्म पर हो जाए, उस तंबू की क्या हकीकत है, एक मर्तबा आसमान को भी हम लोग छोटा कर दें। जहाँपनाह का हुक्म पर हो जाए। अब बताइए जनाब, जहाँपनाह कुछ तो बोले। जहाँपनाह ने वहाँ मुँह में पान भरा, का गुड़गुड़ाया और फिर सोचते हुए बोले, क्या बतलाऊं। उगालदान में थूका। बादशाह के पास हरकारा पहुंचा ही था। वहाँ बैठे दो एक उमरा ने कहा, जहाँपनाह एक बड़ी फौज भेजकर इन फिरंगियों का तंबू छोटा करवा दिया जाए, इस तंबू की और कलकत्ते भेज दिया जाए। हम लोग जाकर लड़ने को तैयार हैं। जहाँपनाह का हुक्म भर हो जाए। इस तंबू की क्या हकीकत है, एक मर्तबा आसमान को भी हम छोटा कर दें।
बादशाह सलामत ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने कहा, क्या बतलाऊं, हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां इन फिरंगियों को तंबू के नीचे जितनी जगह आ जाए वह बख्श गए हैं। बख्शीशनामा की रूह से हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आप जानते ही हैं, हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं। एक दफ़ा जो जबान दे दी वह दे दी। तंबू का छोटा करना तो गैर मुमकिन है। हाँ, ऐसी कोई हिकमत निकाली जाए जिससे उससे फिरंगी अपना तंबू आगे ना बढ़ा सके। इसके लिए आम दरबार आम किया जाए और मसला वहाँ पेश कर दिया। इधर दिल्ली में वह बातचीत हो रही थी कि दरबार आम किया जाए, और उधर उन फिरंगियों का तंबू इलाहाबाद, इटावा सब कुछ ढकता हुआ आगरे आ। और तब क्या वो था समय, यही कोई 1856-57 1857 हम जानते हैं खूब अच्छी तरह से। तो आगरे आ पहुंचा। दूसरा हड़कारा दौड़ा, उसने कहा, जनाब जहाँ पनाह वह तंबू आगरे तक बढ़ाया है। अगर अब भी कुछ नहीं किया जाता तो ये फिरंगी दिल्ली पर भी अपना तंबू तानकर कब्जा कर लेंगे। बादशाह सलामत घबराए। दरबार आम किया गया। सब अमीर उमरा इकट्ठे हो गए तो बादशाह सलामत ने कहा, आज हमारे सामने एक अहम फैसला, बहुत ही अहम फैसला हमारे सामने पेश है। आप लोग जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां ने फिरंगियों को इतनी ज़मीन बख्श दी थी जितनी उनके तंबू के नीचे आ गई। इन्होंने अपना तंबू कलकत्ते में लगवाया था, लेकिन वह तंबू है रबड़ का। धीरे धीरे ये लोग तंबू आगरे तक खींच लाए हैं। हमारे बुजुर्गों से जब यह कहा गया तो तब उन्होंने कुछ कहना मुनासिब न समझा, क्योंकि शहंशाह शाहजहां अपना कौल हार चुके थे। हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं और अपने कौल के पक्के हैं। अब आप ही लोग बताइए कि क्या किया जाए। अमीरों और मनसबदारों ने कहा, जनाब, हमें इन फिरंगियों से लड़ना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। इनका तंबू छोटा करवा के कलकत्ते भिजवा देना चाहिए। बादशाह सलामत ने कहा, लेकिन हम तो अमीर तैमूर की औलाद है ना, हमारा कौल टूट जाएगा। इसी समय तीसरा हरकारा हाँफता हुआ बिना इत्तला दिए ही दरबार में घुस गया। उसने कहा, जहाँ पनाह वह तंबू दिल्ली पहुँच गया। अरे वो देखिए, वो किले तक आ पहुँचा। सब लोगों ने देखा, वास्तव में हजारों गोरे खाकी वर्दी पहने, और आप सिपाहियों की पोशाक जानते हैं, तो मतलब फुल पैंट थोड़ी पहनते हैं, तो हाफ पैंट पहनते हैं। खाकी हाफ पैंट पहन लेंगे सबके सब। खाकी वर्दी पहने हुए, हथियारों से लैस, बाजा बजाते हुए तंबू को किले की तरफ खींचते चले आ रहे। उस वक्त बादशाह सलामत उठ खड़े। उन्होंने कहा, क्या कहा? वैसे तो बहादुर शाह जफर लड़े और उनको मतलब 2 गज ज़मीन इस मुल्क में भी उनको मिली नहीं थी। 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में, ये हालत था। और रोते रोते रंगून में मर गए, क्योंकि रंगून में कैद थे। लेकिन यहाँ कहानी है ना, जरा सुनते चलिए। और कहानी है जो आज पर ज़्यादा लागू हो रही है, बजाय इसके कि 1857 के आसपास लागू हो। चलिए सुने। हाँ, वास्तव में हजारों गोरे खाकी वर्दी पहने, हथियारों से लैस, बाजा बजाते हुए तंबू को किले की तरफ खींचते हुए ला रहे। उस वक्त बादशाह सलामत उठ खड़े। उन्होंने कहा, हमने तय कर लिया, हम अमीर तैमूर की औलाद हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ कह दिया वही होगा। उन्होंने तंबू के नीचे की जगह फिरंगियों को बख्श दिया। अब अगर दिल्ली भी उस तंबू के नीचे आ रही है, और मुगल सल्तनत चाहती है तो जाए, लेकिन दुनिया यह देख ले कि अमीर तैमूर की औलाद हमेशा अपने कौल की पक्की रही। इतना कहकर बादशाह सलामत मैं अपने अमीर उमरा के दिल्ली से बाहर हो गए और दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया।
अब आप लोग देख सकते हैं इस कलयुग में भी मुगलों ने अपनी सल्तनत बख्श दी और वो परंपरा तक चली आ रही। हम लोग थोड़ी देर तक चुप रहे। इसके बाद मैंने कहा, हीरो जी एक प्याला चाय और हो जाए। हीरो जी बोले, इतनी अच्छी कहानी सुनाने के बाद एक प्याला चाय? अहमद हो तो वही ना पढ़े लिखे, एक प्याला चाय। अरे भाई महुए के ठर्रे का एक अद्धा तो लेकर आओ जाकर के जल्दी से। वैसे अद्धे से भी क्या होगा, दौड़ो दौड़ो दौड़ाओ आदमी को। उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या सुनाओ, उसके अद्धा हो जाए तो कुछ भी सुनाया जा सकता है। तो हीरो जी जम करके बैठ गए हैं और अद्धे का इंतज़ार कर रहे हैं। और मुगलों की सल्तनत अंग्रेज़ों के हवाले हो गई है, अंग्रेज़ों से फिर हम लोगों के हवाले हो। और अब आप हाल देख ही रहे हैं, आज 15 अगस्त है और कंटेनर, सुना है कि कंटेनर उनके लगा दिए गए लाल किले के सामने। वही लाल किला वही जहाँ पर तंबू आ गया और सल्तनत हाथ से निकल गई थी। तो क्या उस समय तंबू था और आज बड़े बड़े कंटेनर्स हैं? तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम भी अद्धे का इंतज़ार हीरो जी कर रहे हैं और बैठे रहे या कुछ करें। तो चलिए मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, आप लोग भी सोचिए। सोचिए ही नहीं, करिए भी। आज का संकल्प